हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 का सेकंड चैप्टर का पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन। और हम लोगों ने कल पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो इससे पहले मैं पढ़ाना शुरू करूँ, जल्दी जल्दी से मुझे प्यारे प्यारे से लाइक्स दे दीजिए बेटा, और प्यारे प्यारे से थम्स अप मुझे दे दीजिए, कैंडीज, फ्लावर सब मुझे भेजिए बेटा, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा आप लोगों ने कल, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बेटा, मोनेरा तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि आप लोगों को पता चले आपने कितना पढ़ा है। बेटा एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका ये है कि पहले आप उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, फिर आप देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, जहाँ लैग कर रहे हो एक मिस्टेक बुक बनाओ, उसमें उस पॉइंट्स को लिखो, ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो जो पॉइंट्स आपके वीक रह गए थे आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है आपकी डे बाय डे कम होती जा रही है, और बायो पे आपकी जो ग्रेस्पिंग है, जो ग्रेस्पिंग पावर है बायो पे जो आपकी, वो आपकी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से बेटा बायो पढ़ने का और एनसीईआरटी पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेटा सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हमेशा याद रखनी है कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर हमारे सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। बेटा जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। किस किस के बीच का बेटा? ये किंगडम मोनेरा और जो हायर किंगडम्स हैं जैसे कि फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन किंगडम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में आते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और किंगडम जो हायर किंगडम्स हैं, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, इसके भी कुछ करेक्टर्स इसके अंदर होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, और मोनेरा के भी कुछ करेक्टर्स प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एंसिस्टर्स है यूकैरियोट्स का। हायर जो यूकैरियोट्स है, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, इसमें क्या है बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं ये एक तरह का एंसिस्टर भी है, ये उनका एंसिस्टर भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के भी करेक्टर हैं। इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें पहले हमने एल्गी के अंदर रखा था, पहले हमने फंगस के अंदर रखा था, लेकिन बाद में उसके करेक्टर्स जब प्रोटिस्टा से मिले तो उसको हमने निकाल के प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स के भी करेक्टर्स हैं और हायर यूकैरियोट्स के भी करेक्टर हैं। What may be a photosynthetic protyston to one biologist may be a plant to another. हम इसको समझ रहे हैं कि भैया ये प्रोटिस्ट है, ये तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन दूसरा जूलॉजिस्ट कहता, सॉरी दूसरा बॉटनिस्ट या बायोलॉजिस्ट कहता है ऐसा कैसे भाई, इसके अंदर तो क्लोरोफिल है, ये तो प्लांट के अंदर आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा यूग्लिना का। ठीक है, अब यूग्लिना है फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, तो उसको बोला कि भाई यूग्लिना तो प्लांट के अंदर आएगा, लेकिन उसके काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं जो लोअर एनिमल से मिलते हैं, तो इसलिए उसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो इसलिए इस किंगडम में ना थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है बायोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करने में भी, किसको प्रोटिस्टा में रखे और किसको हायर यूकैरियोट्स के अंदर रखे। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स होते हैं बेटा डायटम्स, क्राइसोफाइट्स होते हैं आपके डायटम्स। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजॉन्स। बेटा ये 5 तरह के हमारे प्रोटिस्टन्स हैं जिनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजॉन्स। अब ये जो प्रोटिस्टा है बेटा, जो प्रोटिस्टा, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, इनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पर, एक किसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है उसके बेसिस पर।
ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमने इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली इक्वेटिक, ये जनरली पानी में ही रहते हैं, इसलिए ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, और जो डैम्प सॉइल्स होती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। किंगडम फॉर्म्स अ लिंक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इट इज द लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड द फंगस। तो नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिंक, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है जो अदर के साथ भी डील करता है, हायर यूकैरियोट्स के साथ डील करता है, और जिसमें लो प्रोकैरियोट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो हमारा है प्रोटिस्टा। ठीक है। बीइंग यूकैरियोट्स, the protist cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में आप लोगों को पता है बेटा ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? जब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस है हमारा और इसके ऊपर ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसको हम कहते हैं बेटा ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है। तो क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होता है एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि उसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो वापस जाके वो लेक्चर देख के आए बेटा। किसी भी लेक्चर को मिस मत करो क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। पिछला लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो आगे वाले लेक्चर्स में जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड बातें हैं वो भी आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी बेटा। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे सारे लेक्चर रेगुलरिटी से अटेंड करो। आपको कितना वक्त लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 50 मिनट्स तक के लेक्चर्स होते हैं बेटा। क्या आप बायो के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते? 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी का निकालो, 1 घंटा मैं आपको पढ़ाऊंगी। 2 घंटे डेली आप बायो को दो, बाकी टाइम आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को दो। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम बायो जल्दी से कवर करेंगे, बट डेली 2 घंटे। ऐसा नहीं है कि मैम ने 2 दिन पढ़ाया है तो हम भी 2 दिन पढ़े। क्वेश्चंस करो, बार बार पढ़ो, उसको रीड करो, लास्ट टाइम के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के पीछे के एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पलर करो। ठीक है। तो डू द क्वेश्चंस, रीड द बुक अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो बायो इस टाइप से आप मेरे साथ चलोगे तो बायो में आपको 360 में से 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारे के सारे ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन होती है सब इसके पास होते हैं। और इसके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला और सिलिया भी होते हैं। लेकिन इसका एक मेंबर है बेटा अमीबा, वो सूडोपोडिया से मूव करता है। आपने ये पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हमने इसको डिस्कस किया था। अमीबा सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। तो इसके अंदर जो जैसे पैरामीशियम है, ये मान लो पैरामीशियम है, तो इसके अंदर सिलिया होती है, इसके अंदर इस तरह से सिलिया होती है। सिलिया बेटा स्मॉल आउटग्रोथ होती है। ठीक है, स्मॉल आउटग्रोथ होती है। और अगर हम फ्लैजिला की बात करें, ये यूग्लिना है तो उसके पास इस तरह से फ्लैजिला होती है। तो लॉन्ग आउटग्रोथ जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो आपकी फ्लैजिला बनाती है, और शॉर्ट आउटग्रोथ जो होती है आउटर मेम्ब्रेन की वो आपकी सिलिया बनाती है। तो फ्लैजिला जनरली 1 या 2 होती हैं, लेकिन सिलिया बहुत सारी हो सकती हैं। और इसके अलावा जिनमें सिलिया और फ्लैजिला नहीं होता लोकोमोशन के लिए, उसमें सूडोपोडिया होते हैं और कई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बेटा जैसे आप मटर छीलते हो बेटा, सिंपल मटर के अंदर कई बार आपका इस टाइप का कैटरपिलर टाइप निकलता है। अब ये कैसे मूव करता है? ये पहले अपनी बॉडी को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये उसको वापस से सीधा कर लेता है, फिर ये अपनी बॉडी को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर अपनी बॉडी को इस टाइप से सीधा कर लेता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं बेटा रिगलिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? रिगलिंग मूवमेंट। ठीक है, रिगलिंग मूवमेंट। तो ये भी शो करते हैं, ये भी शो करते हैं। तो सिलिया होती है इनके पास, फ्लैजिला होता है, सूडोपोडिया होता है। जिनके पास नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से अपनी बॉडी मूव करते हैं, उसको रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं। और कई एनिमल के पास बाहर की साइड म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है बेटा?
म्यूसिलेज की, वो इसकी मदद से भी मूव करते हैं। तो इनमें लोकोमोशन के भी बहुत सारे, अब जैसे डायटम्स है, हम जो क्राइसोफाइटा में पढ़ेंगे उसके पास लोकोमोशन के लिए कुछ नहीं दिया है, उसको ना सिलिया दिया है, ना फ्लैजिला दिया है, ना आपका सूडोपोडिया दिया है, तो वो रिगलिंग मूवमेंट शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से मूव करता है। तो जो प्रोटिस्टेंस है वो हर तरीका का मूवमेंट शो करते हैं। तो किसी के पास फ्लैजिला होती है, किसी के पास सिलिया होती है। प्रोटिस्टा प्रोड्यूस एसेक्सुअली भी इनके अंदर होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन होता है इनके अंदर, और इनके अंदर प्लाज्मोटोमी होती है। प्लाज्मोटोमी पता है बेटा क्या होती है? प्लाज्मोटोमी, पेरेंट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पेरेंट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट डिवाइड हुआ, 2 ऑफस्प्रिंग बनाए, लेकिन वो भी कैसे बनाए? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग। कैसे बने? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग बने। तो जब मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट से मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं डिवाइड होने के बाद, इस तरह के डिवीजन को हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। समझ आया? जब मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट से मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग बनते हैं डिवाइड होने के बाद, तो इस तरह के डिवीजन को हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। तो एसेक्सुअली इनके अंदर फिजन भी होता है, प्लाज्मोटोमी भी होती है, एज वेल एज स्पोर्स से भी होते हैं, एज वेल एज स्पोर्स से भी होते हैं। जो हम डायटम पढ़ने वाले हैं उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स से ही होता है, ठीक है। सेक्चुअली इनके अंदर सिनगैमी होती है, सेक्चुअली इनके अंदर सिनगैमी होती है। सिनगैमी क्या होती है बेटा? सिनगैमी का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर कॉन्जुगेशन भी होता है। कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था कि जब 2 मेल और फीमेल टेम्परेरी यूनियन बनाते हैं तो एक अपना न्यूक्लियस दूसरे में ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल डिवीजन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। किससे होता है बेटा? सेल फ्यूजन से एंड द जाइगोट फॉर्मेशन से। इनके अंदर सेल आपस में फ्यूज भी करते हैं, एज वेल एज जाइगोट भी बनता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा का नॉर्मल आपको समझ में आ गया, बेसिक्स आपको समझ में आ गया बेटा। बेसिक्स जानने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा। अब हम आ जाते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर क्या होते हैं? डायटम्स एंड डेस्माइड्स, ठीक है। 2 होते हैं इसके अंदर, डायटम्स एंड द डेस्माइड। डेस्माइड का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी, याद रखना है आपको। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन। एक एक लाइन याद होनी चाहिए। डायटम्स कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मेरीन में भी मिल सकते हैं। गोल्डन एल्गी का किसका मेंबर है? एल्गी का नहीं है, क्राइसोफाइटा का है। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? डेस्माइड्स। तो ये आपको सब याद रखना है। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं बेटा, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और जबकि ये इतने ब्यूटीफुल होते हैं और इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे शेप्स में आते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो इसकी ज्वेलरी बना के पहन सकते हैं। लेकिन हम ज्वेलरी कैसे बनाएं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। आप स्टोन्स की ज्वेलरी देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स में आते हैं। अगर हम डायटम्स को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इनकी शेप दिखाई देंगी, लेकिन हम इनको ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन का क्या मतलब होता है बेटा? देखो इधर लिखा हुआ है फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटन वो पेड़ पौधे होते हैं बेटा, या वो डायटम्स हैं जो कि पानी के बहाव के साथ बहते हैं, वाटर करंट की मदद से बहते हैं, अपने आप नहीं। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग फ्रीली स्विमिंग करेंगे, वाटर करंट का कोई रोल नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं नेक्टॉन। क्या कहते हैं बेटा? नेक्टॉन। फ्री स्विमिंग प्लांट्स को, फ्री स्विमिंग को। लेकिन डायटम्स कैसे होते हैं बेटा? प्लैंकटन, जो पानी के बहाव के साथ बहते हैं, तो इस तरह को हम कहते हैं प्लैंकटन। तो ये टर्म्स बेसिक्स आपको याद रखने हैं कि व्हाट इज नेक्टॉन, व्हाट इज प्लैंकटन, ठीक है। मोस्ट ऑफ दैम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी मिलता है। बेटा कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ नोट भी करते जाना, ठीक है।
तो डायटम्स जनरली फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये जो डायटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो कि आपस में सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर इस टाइप से ये डायटम का स्ट्रक्चर होता है। ये एक बड़ी लिड हो गई, ये एक छोटी हो गई, ठीक है। बड़ी वाली जो है इसको हमने बोला ईपीथिका। क्या बोला बेटा इसको हमने? ईपीथिका। जो छोटी वाली है बेटा इसको हमने बोला हाइपोथिका। तो डायटम्स की इसने बताया है कि 2 लेयर्स होती हैं और ये आपस में एक सोप की तरह फिक्स होती है, ठीक है बेटा। जब इनका डिवीजन होता है तो जो हाइपोथिका है हमारी वो ईपीथिका बन जाती है और नीचे से नई हाइपोथिका डेवलप हो जाती है। अब आप एक बात गौर करो बेटा, जो हमारी हाइपोथिका है यानी कि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर से छोटी है, तो यानी जो अब ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट से छोटा होगा। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो इस पेरेंट से छोटा होगा। तो ऐसे इनका जो साइज होता है ना, जैसे जैसे डिवीजन होता है छोटा होता चला जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे तो ये गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है कि जब इनका साइज छोटा होता चला जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब इनको अलार्म मिलता है, नहीं इससे छोटे आप नहीं हो सकते हो, ठीक है। उस केस में ये मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और आपस में फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन होता है और उसके बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं ओक्सोस्पोर्स। और ये ओक्सोस्पोर्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है और ये वापस से अपना साइज रीगेन कर लेता है। समझ आया? डाई एटम्स 2 लेयर से बना है, दोनों लेयर ओवरलैप करती हैं, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर होती है कि सोप है। अब सोप को भी जब आप डिब्बे को बंद करते हो तो बड़ा वाला ऊपर जाता है ना, छोटा वाला नीचे रहता है, तभी वो बंद होता है। इसमें भी एक बड़ी एक छोटी रहती है, ठीक है। तो जब डिवीजन होता है छोटी बड़ी बन जाती है। अब क्या होगा, इससे साइज कम होता जाएगा। एक स्टेज आएगी जब उसको वार्निंग मिलेगी इससे छोटे मत हो वरना गायब ही हो जाओगे। तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट ऑक्सोस्पोर्स बनाता है, ऑक्सोस्पोर्स के अंदर पावर होती है, वो दोबारा से अपनी साइज को रीगेन कर लेते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज नेचर ने बनाई है, अदरवाइज तो ये गायब हो जाते। तो इसमें बताया है सॉरी बच्चों, डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है जो कि एक सोप बॉक्स की तरह फिक्स होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ये बेटा जो इनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट सिलिका की बनी हुई होती है और सिलिका को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, इसका डिस्ट्रक्शन संभव ही नहीं है। तो जब डायटम्स का लेयर पे लेयर जमा हो जाती है और वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं और वो इसको कहते हैं डायटमेटेशियस अर्थ। ठीक है बेटा, तो जो डायटम्स है वो सिलिका के बने हुए होते हैं, उनकी सेल वॉल जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। ये सालों साल जमा होती जाती है, उनको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, कठोर होने के कारण इसकी सॉइल को हम पॉलिशिंग में भी यूज करते हैं, ऑयल फिल्टर करने में भी यूज करते हैं और सिरप में भी यूज करते हैं। ठीक है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ओशियंस के अंदर सबसे ज्यादा खाना बनाने वाले डायटम्स हैं, जो सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं, क्योंकि डायटम्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया डायटम्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। ये बेटा डायनोफ्लैजिलेट दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ। इसमें देखो 2 फ्लैजिला दिखाए गए हैं बेटा, एक आपको यहां से दिख रही है, ये नीचे जो जा रही है दिस वन, और एक आपको ये जो ग्रूव है इस ग्रूव के अंदर है फ्लैजिला, इस ग्रूव के अंदर है।
तो इसमें डायटम्स में डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होती है, लेकिन एक हमें दिखाई देती है और दूसरी जो ट्रांसवर्स सेक्शन ग्रूव के अंदर होती है वो हमें जनरली दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अब हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेरीन है। ठीक है, वो क्या थे, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों। टेबल बना लो बच्चों एक, डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स फ्रेश वाटर एंड मरीन, डायनोफ्लैजिलेट ओनली मरीन। ठीक है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेटिक है और वो भी फोटोसिंथेटिक है। ये बहुत सारे कलर में मिलते हैं बेटा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ठीक है, बहुत सारे कलर। कैसे बेटा, अब जो जो डायनोफ्लैजिलेट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गोनियोलेक्स। ये डायनोफ्लैजिलेट है, तो इसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। इसकी जो सेल होती है उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, तो जिसके कारण ये रेड कलर के दिखाई देते हैं। अगर सी ओशियंस है, ओशियंस के अंदर अगर ये डिपॉजिट हो जाएं तो पूरा ओशियंस रेड कलर का हमें दिखाई देगा, पूरा ओशियन हमें रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो जिससे सी, क्योंकि इनका डिवीजन भी जो होता है बेटा बहुत ही फास्ट डिवाइड करते हैं, ये बहुत ही फास्ट। तो डायनोफ्लैजिलेट्स किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी सेल में येलो कलर का पिगमेंट है तो येलो कलर के दिखाई देंगे, ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। तो ये किसी भी कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। उसके सेल वॉल में क्या था, डायटम्स के सिलिका। इसकी सेल वॉल में क्या है, सेलुलोज प्लेट्स। ज्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली जो मैंने आपको बताया एक बार, ये वाला नीचे वाला बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनली होता है, और दूसरा ट्रांसवर्सली। कहाँ होता है, ये जो फरो है, रेड कलर से दिखा रही हूं बेटा, ये जो फरो है इसके बीच में होता है। तो इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखो इसमें भी दो वॉल प्लेट्स है ना, एक ऊपर है एक छोट, ये दोनों ऐसे जैसे ये ढक्कन इसके ऊपर ढक दिया हो, इस तरह से डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। अब ढक्कन ढकते हैं तो भी एक ग्रूव बच जाता है, इस ग्रूव में एक फ्लैजिला होती है, नीचे की साइड पर एक फ्लैजिला होती है। इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और मैं आपको यही याद करा रही हूं, तो आप बस दिमाग खोल के बैठिए, आपको यही सब याद हो जाएगा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से है, गोनियोलेक्स, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन, इतनी तेजी से डिवाइड होते हैं कि पूरा का पूरा जो सी होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही ये एक तरह का टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ये बेटा एक तरह का टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। ये जो टॉक्सिन होता है ये फिश वगैरह के लिए बहुत ही फेटल होता है। क्या होता है, कई बार ये जो टॉक्सिन होता है ये शेलफिश जो होती है उनके पेट में चला जाता है, उनके पेट में चला जाता है। अब शेलफिश को तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जब शेलफिश ह्यूमन बीइंग खाते हैं तो उनको पैरालिटिक नर्व डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए ये हाईली इन्फेक्शियस होता है गोनियोलेक्स, याद रखना बेटा। एक तो रेड सी, रेड टाइट्स, सी अपीयर रेड्स, और टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। सिर्फ शेलफिश ऐसे हैं जिनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। अंडरस्टैंड बेटा, डायनोफ्लैजिलेट अच्छे से समझ में आया बेटा। इससे बाहर ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल ये चिंता मत करो कि हमें ये वाला नहीं पढ़ा, ये तो उस बुक में इतना दिया हुआ है, ये बुक में इतना दिया हुआ है, तो इस चीज़ की कोई चिंता मत करो। एनसीईआरटी में से ही आपका पेपर आना है, 98% पेपर एनसीईआरटी में से आना है, 2% रिमेनिंग भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा 98% पे ध्यान देना है बेटा। 2% रिमेनिंग जो पेपर आता है वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, तो उसमें न्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वहां से वो कवर हो जाएंगे। आलतू फालतू की चीज कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, उसका सदुपयोग करो बेटा, उसको स्मार्ट स्टडी करो। अब हम आते हैं यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं बेटा,
फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी होता है जनरली वहाँ पर यूग्लिना मिलते हैं। देखो यहाँ पर उसकी एक फोटो दिखाई गई है यूग्लिना की। अब यूग्लिना के पास भी दो फ्लैजिला है, एक तो छोटा है और एक ये बड़ा है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये यूग्लिना के अंदर यहाँ पर तो पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है, ठीक है। तो दो फ्लैजिला होते हैं, पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है इनके साथ, साथ ही ये आई स्पोर्ट होता है। कौन सा स्पोर्ट होता है बेटा? ये आई स्पोर्ट होता है। अब ये जो पैराफ्लैजिलर बॉडी है और जो आई स्पोर्ट है, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये जो लाइट आती है ना बेटा, लाइट, उसको सेंस करते हैं, उसको स्टिमुलस, लाइट उनके लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करती है, तो उसको सेंस करते हैं ये, ठीक है। और यूग्लिना की, अब यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, इसकी जो बॉडी होती है उसको पेलिकल, उसकी जो बॉडी की बाहर की कवरिंग होती है उसको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेलिकल कहते हैं उसे, अंडरस्टैंड। इसके अलावा इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। यानी पेलिकल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, ठीक है। इससे जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इनकी दो फ्लैजिला होते हैं, मैंने बता दिया, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। फोटोसिंथेटिक है ये, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं रहती तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। सनलाइट रहती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट नहीं रहती तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। यानी यूग्लिना दो तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हायर प्लांट के पिगमेंट से मैच करते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि ये कनेक्टिंग लिंक है हायर यूकैरियोट्स का, क्योंकि उनके पिगमेंट्स और इनके पिगमेंट्स आपस में काफी हद तक मैच करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट पे हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। बेटा देखो, जब आप कभी पार्क में जाते हो या कभी, तो आपने लीव्स के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, लीव्स के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। ये इस तरह इस टाइप से टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, आप देख रहे हो बहुत सारी न्यूक्लियस है, तो इन्हें हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, इन्हें हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। अब इस प्लाज्मोडियम को जो एनाफ्लीज मॉस्किटो वाला प्लाज्मोडियम है उससे आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम जीनस है, वो प्लाज्मोडियम जीनस है और ये स्लाइम मोल्ड्स है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और वो वाला प्लाज्मोडियम यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो दो प्लाज्मोडियम मैंने आपको बता दिए। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं बेटा, इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, तो ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, गले सड़े, ये केमिकल रिलीज करते हैं। जो गली सड़ी चीजें होती हैं, एनिमल और प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, ये उनको डिकम्पोज करते हैं और बॉडी सरफेस से उनको डिकम्पोज कर दिया, सिंपलर मटेरियल में तोड़ दिया और बॉडी सरफेस से उसको खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ऊपर आपने तीनों पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोइंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी होती है वो जनरली जो लीव्स होती है, ट्विग्स होती है, उनके ऊपर ये पाए जाते हैं जनरली, क्योंकि ये उन्हीं का ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं अपने खाने के लिए। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ये मैंने आपको बताया, और ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं, अभी इतना है, थोड़ी देर बाद उसका साइज इतना हो जाएगा।
तो जब सुटेबल कंडीशन आती है तो उनकी बॉडी एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और प्लाज्मोडियम बना लेती है, जिसे मल्टी न्यूक्लिएट मैंने बोला, और ये कई लंबे फीट तक हो सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसी बेटा दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है, ये फटता है, स्पोर्स निकलते हैं और फिर वापस से स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं। सूटेबल कंडीशन आती है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक मास बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहा। अनफेवरेबल कंडीशन आई, इसने फ्रूटिंग बॉडीज बना ली, जिसको स्पोरेंजियोफोर हम कहते हैं, ठीक है। और इनकी टिप पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के ऊपर जो वॉल होती है बेटा, इन स्पोर्स के ऊपर जो वॉल होती है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है और काफी सालों तक सरवाइव कर सकती है, ठीक है। इन स्पोर्स के ऊपर जो वॉल होती है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है और काफी सालों तक सरवाइव कर सकती है, ठीक है। और फिर ये एयर करंट से ये स्पोर्स इधर उधर फैल जाते हैं, वापस से ट्विक्स पे आ जाते हैं और वापस से ये साइकिल चालू होती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। उनकी जो बॉडी ट्विक्स पे और लीव्स पे रहती है, उनका ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो मैंने आपको बताया बेटा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उनके टिप पे स्पोर्स रहते हैं। स्पोर्स की जो वॉल रहती है, ट्रू वॉल्स, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहती है और काफी सालों तक सरवाइव करती है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। फिर ये एयर करंट से ये स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। स्पोर्स जो होते हैं बेटा वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा पैरामीशियम। पहले पैरामीशियम का आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा, ये पैरामीशियम है, इसके चारों तरफ सिलिया होती है। क्या होती है बेटा, सिलिया होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा जिसको मेगा न्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जो मेगा न्यूक्लियस है बेटा वो सारी एक्टिविटी, सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाना पीना, सांस लेना, सबको। माइक्रो न्यूक्लियस का रोल होता है बेटा रिप्रोडक्शन में, वो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हिट्रोट्रॉफ्स। ये हिट्रोट्रॉफ्स रहते हैं, यानी स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स दोनों के दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये प्रीडेटर के रूप में भी रहते हैं और पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है, किसको हम प्रोटिस्टा में से बिलीव करते हैं कि हमारा एंसेस्टर है या हमारा रिलेटिव है, तो वो है बेटा आपका प्रोटोजोन्स। 4 तरह के प्रोटोजोन्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। जो अमीबा है वो इसका एग्जाम्पल है बेटा, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वो भी इसका एग्जाम्पल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। एंट अमीबा हिस्टोलिटा के बारे में आप जानते हो, वो कहाँ पे रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में रहती है और डिसेंट्री कॉज कर देती है। पैरासाइट हो गई ना बेटा, अभी हमने पढ़ा ये प्रीडेटर और पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो जो एंटमीबा हिस्टोलिका है वो अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है और डिसेंट्री कॉज करती है। वो क्या करती है बेटा, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना उनकी वॉल को खराब कर देती है, उनकी वॉल को रैप्चर करके कैपिलरीज के अंदर चली जाती है, तो इस तरह से वो डिजीज कॉज करती है, ठीक है। तो अमीबाइड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, सी वाटर के अंदर रहते हैं एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रहते हैं। अगर हम अब अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या करती है, वैसे तो अपना खाना कैसे खाती है, ये अमीबा हो गई, तो ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे एक्सटेंड होती है, जैसे यहाँ इसको खाना दिख रहा है, तो ये जो ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस टाइप से
एक्सटेंड करती है, फिर उस खाने को चारों तरफ से सराउंड करती है और उसको खा जाती है। ठीक है, तो जनरली ये मूव और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को सूडोपोडिया। ये जो एक्सटेंशन होती है बेटा, ये जो इस तरह से एक्सटेंशन होती है उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये खाना है इसका, उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। और दूसरा नाम है फॉल्स फिड अमीबा। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। याद रखना बेटा, अमीबा फ्रेश वाटर में रहती है, ठहरे हुए पानी के अंदर रहती है, लेकिन जो मैरून फॉर्म्स होती हैं इसकी, उनके जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल एंटमीबा, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम आते हैं बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स। वो प्रोटोजॉन्स जिसके पास फ्लैजिला होती है मूवमेंट के लिए। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इधर फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी रहते हैं। फ्लैजिला होती है इनके पास, बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि ट्रेपैनोसोमा गैम्बेंसी, ये डिजीज कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस। तो क्वेश्चन आता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कौन कॉज करता है? प्रोटोजोन। कौन कॉज करता है? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का। क्या इसके पास फ्लैजिला होती है? होती है। ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। नेक्स्ट सिलिएटेड प्रोटोजॉन्स, जो कि मैंने आपको दिखाया पैरामीशियम, ये भी पानी में रहते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज इनके पास बहुत सारी सिलिया होती है। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द, इनकी जो कैविटी होती है पैरामीशियम की, यानी कि मुंह समझ लो, जो माउथ होता है उसको हमने गलट कह दिया, जो बाहर की साइड खुलता है, ठीक है, ताकि वो आराम से अपना खाना पीना ले सके। और जो इनकी सिलियां होती है ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट वे में मूव करती है। जैसे मार्च पास्ट होता है ना, एक का हाथ भी ऐसे जा रहा है तो सबके ही ऐसे जाएंगे, एक का पीछे आ रहा है तो सबका, तो आपने बहुत बार मार्च पास्ट देखा होगा। तो इसकी भी जो सिलियां होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी फूड होता है वो सीधा का सीधा गलेट में चला जाता है, हेल्प करती है उस चीज में। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड, वो वाटर जिसके अंदर फूड होता है सीधा उसके गलट में चला जाता है। एग्जाम्पल इसका मैंने बताया पैरामीशियम, इसके बारे में मैंने और भी थोड़ी बातें अभी ऊपर बताई हैं। लास्ट वन बेटा आपका स्पोरोजॉन्स। इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जैसे कि मलेरिया वाला मच्छर, मैंने अभी ऊपर बताया था। तो ये बड़े ही इन्फेक्शियस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपको प्लाज्मोडियम के बारे में पता होगा कि ये 2 होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक तो मैन और एक एनाफिलीज मॉस्किटो, एक मैन और एक एनाफिलीज मॉस्किटो, इसलिए इसको डाइजेनेटिक भी कहते हैं, क्योंकि इसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। ये जो एनाफिलीज है इस पे सेक्सुअल फेज अपनी लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है, जो मैन है इस पे एसेक्सुअल फेज अपनी लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है, इसलिए इसको डाइजेनेटिक भी कहते हैं। ये स्लाइम मोल्ड्स वाले प्लाज्मोडियम से बिल्कुल अलग होता है। अंडरस्टैंड बेटा? आई होप आपको प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने एक एक लाइन बहुत डिटेल में की है। तो अब आपका काम है प्रोटिस्टा को अच्छी तरह पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना। जहां भी ट्रबल आए कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं आपको पॉजिटिवली आंसर दूंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार इस चैप्टर को पढ़ो और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में भी पीछे क्वेश्चंस है वो भी आप करो। इससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बोर्ड में भी आपके बायो के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो इसको पढ़ो और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बेटा, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाओ। कितने सारे पैसे बच्चे कोचिंग में खर्च कर देते हैं, और जब यहाँ आप और मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हमें 1 रुपए भी कोचिंग में खर्च नहीं करना है, तो क्यों ना बाकी बच्चे भी इस वाली फैसिलिटीज़ को अवेल करें बेटा। इसके लिए
आपका इस लेक्चर को, आपका मेरे चैनल को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन का ज़रूर बटन दबा देना बेटा, ताकि मैं जब भी लेक्चर अपलोड करूँ उस वक्त आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। ठीक है, तो अब कल तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय। और आप अच्छे से खूब सारा पढ़िए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे भेजिए। ओके ओके, बाय, टेक केयर।